हेलो तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। आज मैं लेकर आया हूँ अंतःस्रावी तंत्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी मैं डिटेल में व्याख्या करूँगा और डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करना है। तो पहला प्रश्न है कि अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, अपना पहला प्रश्न है, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है विलियम हॉर्वे, सेकंड ऑप्शन थॉमस एडिसन, थर्ड ऑप्शन बेटिंग बेस्ट और फोर्थ ऑप्शन अर्नेस्ट स्टर्लिंग। अब अपन एक एक ऑप्शन की बात करेंगे। पहला ऑप्शन है विलियम हॉर्वे। विलियम हॉर्वे की बात करें तो विलियम हॉर्वे को अपन कहते हैं जो हमारे तंत्र है उस तंत्र के अंदर हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, कौन सा तंत्र, परिसंचरण तंत्र। इस परिसंचरण तंत्र के बारे में विस्तार से बताया था किसने, विलियम हॉर्वे ने। और विस्तार से बताने के कारण इस परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाने लगा, विलियम हॉर्वे को। यानी विलियम हॉर्वे को परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है। तो अपना पहला आंसर तो नहीं होगा, यानी अंतःस्रावी तंत्र का जनक तो विलियम हॉर्वे नहीं होगा। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उस शाखा को अपन कहते हैं एंजियोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। यानी परिसंचरण तंत्र का जनक तो किसे कहा जाता है, विलियम हॉर्वे को कहा जाता है। और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं उसे बोलते हैं विलियम हॉर्वे। पहला ऑप्शन तो ये। दूसरा ऑप्शन है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन की बात करें तो थॉमस एडिसन को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी तंत्र का जनक कहा जाता है। यानी एंडोक्राइन सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम का जनक कहा जाता है किसको, थॉमस एडिसन को, अंतःस्रावी तंत्र को। तो अपना आंसर तो हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन। लेकिन अपन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है बेटिंग बेस्ट। बेटिंग बेस्ट की बात करें, बेटिंग बेस्ट, तो इससे पहले मैं आपको हमारी जो ग्रंथियां हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां, जैसे अपन बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, इस अग्नाशय ग्रंथि को अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। अब ये मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये हार्मोन्स का स्रावन करती हैं, जैसे अपन बात करें सोमेटोस्टेटिन, स्टेनिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन, ये हार्मोन का स्रावन कौन करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। और जबकि बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में किसका स्रावन करती है, अग्नाशय रस का। तो मैं एक बार बता दें, तो इसके दो पार्ट हो गए अग्नाशय ग्रंथि। पहला पार्ट बहिस्रावी, बहिस्रावी भाग, और दूसरा हो गया अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। बहिस्रावी भाग, इस बहिस्रावी भाग में पाई जाती हैं। बहिस्रावी भाग के अंदर विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोलते हैं एसिनाई कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, एसिनाई कोशिकाएं। और ये एसिनाई कोशिकाएं क्या करती हैं, अग्नाशयी रस, किसका, अग्नाशयी रस का क्या करती हैं, स्त्रवण करती हैं।
ये एसिनाई कोशिकाएं अग्नाशयी रस का स्त्रवण करती हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि क्या है, एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है। यानी जो क्यों कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं और बहिस्त्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं। तो बहिस्त्रावी भाग में क्या पाई जाती हैं, एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अग्नाशयी रस का स्त्रवण करती हैं, जबकि अंतःस्रावी भाग में क्या पाई जाती हैं, विभिन्न कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपकाएं बोलते हैं, द्वीपकाएं। इस लैंगरहैंस की द्वीपकाएं, इनमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अल्फा सेल्स, दूसरी है बीटा सेल्स और तीसरी है डेल्टा सेल्स। 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं मुख्य रूप से, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे अल्फा सेल्स की, तो अल्फा सेल्स जो है ग्लूकेगोन, किसका, ग्लूकेगोन हार्मोन का स्त्राव करती है, जबकि बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करती है और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब अपन जो तीसरे ऑप्शन की बात कर रहे थे कि बेटिंग एवं बेस्ट, इस बेटिंग एवं बेस्ट का इसमें क्या रोल है, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने क्या किया है इसमें देखो। बेटिंग एवं बेस्ट ने जो इंसुलिन हार्मोन है, इस इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। बेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा डिटेल में देखा। तो अपने को पता चल गया कि बेटिंग एवं बेस्ट ने किसकी खोज की थी, इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। किसने की थी, बेटिंग एवं बेस्ट, बेटिंग एवं बेस्ट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है अर्नेस्ट स्टर्लिंग। अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने किसकी खोज की थी, जो हॉर्मोन्स की खोज, ये हॉर्मोन्स की खोज की थी अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने हार्मोन की खोज की थी। तो अपना आंसर आ जाएगा थॉमस एडिसन। तो विलियम हार्मोन को परिसंचरण तंत्र का जनक कहा जाता है, जबकि थॉमस एडिसन को क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम का जनक कहा जाता है। और बेटिंग एवं बेस्ट ने क्या है, इंसुलिन हार्मोन की खोज की है। और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने क्या है, हार्मोन्स की खोज की है। किसकी, हार्मोन्स की खोज की, पर्टिकुलर इंसुलिन की खोज की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस एडिसन। दूसरा प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण होता है, सीक्रेशन होता है, वो कौन सा है, हार्मोन। यानी हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, जो रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें, हमारी जो सबसे छोटी ग्रंथि जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि है, छोटी लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे यहाँ से हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं, स्फेनोइड हड्डी के मध्य पाई जाती हैं, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। ये पीयूष ग्रंथि क्या करती है, विभिन्न हॉर्मोन्स का स्त्रवण करती हैं, और हॉर्मोन्स का स्त्रवण करते करते हमारे जो अलग अलग अंगों का क्या करती है, नियंत्रित करती हैं। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है रासायनिक हॉर्मोन्स का स्त्रवण करती हैं। तो आंसर हो जाएगा बी।
सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन का स्त्रवण होता है। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन का स्त्रवण होता है। तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सबसे पहले तो ये, तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। कौन सा है? सिक्रेटिन। प्रश्न में ही दे रखा है सिक्रेटिन। अब इस हार्मोन की जो खोज की थी वो खोज की थी स्टर्लिंग और बेलिस ने। अर्नेस्ट स्टर्लिंग और विलियम बेलिस ने इसकी खोज की थी। अगले पेज में ले लेता हूँ। तो सिक्रेटिन के बारे में थोड़ी बहुत देख लेते हैं। तो सिक्रेटिन की खोज जो की थी स्टर्लिंग, अर्नेस्ट स्टर्लिंग एवं विलियम बेलिस। अर्नेस्ट स्टर्लिंग एवं विलियम बेलिस ने की थी। विलियम बेलिस ने खोज की थी किसकी? सिक्रेटिन हार्मोन की। और सिक्रेटिन हार्मोन को ही क्या कहते हैं? सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन। यानी सबसे पहले किस हार्मोन की खोज की थी? सिक्रेटिन हार्मोन की खोज की थी। और इसकी खोज जो की गई थी वो हमारी जो छोटी आंत है उस छोटी आंत के डेडिनम की दीवारों में स्थित एस सेल्स में। तो सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सिक्रेटिन। और इसकी खोज की थी डेड्यूनम की दीवारों में जो स्थित एस सेल्स है, यानी डेड्यूनम की दीवारों में एस सेल्स पाई जाती हैं, उस एस सेल्स में से सिक्रेटिन हार्मोन का खोज की थी। और खोज की थी विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टर्लिंग ने। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? छोटी आंत की डेड्यूनम की दीवारों से। ऑप्शन नंबर द। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर द। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पहली है यकृत ग्रंथि, जिसे अपन इंग्लिश में लीवर बोल देते हैं। पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरी है औटू ग्रंथि या थायराइड, जिसे अपन इंग्लिश में बोल देते हैं। और चौथी है पीनियल काय या पीनियल बॉडी। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब 2-3 पॉइंट में लिख देता हूं यहाँ पर अगले पेज। ठीक है, एक तो मानव, यहां से लिख देता, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। ठीक है, दूसरी बात, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत या लीवर बात कर लें। ठीक है, या इसको लीवर भी लिख देता हूं। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। और एक और बात, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि, तो ये बहिस्त्रावी ग्रंथि भी क्या हो जाएगी? लीवर। क्या हो जाएगी? यकृत या लीवर। क्योंकि या डायरेक्ट पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो भी क्या आएगा? यकृत। और या मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि तो भी क्या आएगा? आंसर यकृत। अब अगला देखो, मानव शरीर की
अब यहाँ पर थोड़ा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, कौन सी है? थायराइड। तो प्रश्न में अपने क्या दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आंसर अपना हो जाएगा थायराइड। क्या हो जाएगा? थायराइड। तो पहले अपन ने बात की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। जब कुछ नहीं दे रखा हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछ लिया और तो आंसर क्या आएगा? यकृत। और जब सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? थायराइड। ठीक है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की? तो सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसे आप मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि भी क्या होगी? यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगी? थायराइड। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? श। ऑप्शन क्या हो जाएगा? श ऑप्शन। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं भाई। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा? अब पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन का स्त्रवण होता है उनकी अपन बात करने वाले हैं भाई। किसकी? पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन्स का स्त्रवण होता है उनकी बातें कर लेते हैं। अगला पेज ले लेते हैं, नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लो अच्छे से। ठीक है। पीयूष ग्रंथि किसकी? पीयूष ग्रंथि। थोड़ा डायग्राम देख लो। जैसे यह हमारा क्या है अभी बताता हूँ मैं। ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस के द्वारा, इस हाइपोथैलेमस से इस इन्फंडिबुलम नामक, चलो मैं, यह हाइपोथैलेमस और इस हाइपोथैलेमस से ये ग्रंथि जुड़ी हुई रहती है ऐसे। ये ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से जिस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, इस संरचना को क्या कह देते हैं? इसको थोड़ा अलग कलर से दर्शा देता हूं मैं। इस वाली संरचना को, इसको कह देते हैं इन्फंडिबुलर। इन्फंडिबुलर कह देते हैं। ठीक है। अब इस जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि, ये पीयूष ग्रंथि दो पालियों में बटी हुई रहती है। दो पालियों। कितनी पालियों में? दो पालियों में बटी रहती है। ये तो है
अग्र पाली और इधर पश्चपाली, अग्रपाली और पश्चपाली। अग्रपाली अग्रपाली को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। इसकी बात भी करेंगे अपन आगे, एडिनो हाइपोफाइसिस क्यों कहा है, और इसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। यानी अग्रपाली को क्या कह देते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, और पश्चपाली को न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब अग्रपाली से और पश्चपाली से यानी अग्रपाली से जो हार्मोन्स का स्त्रवण होता है वो कौन कौन से हार्मोन हैं उनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो अग्रपाली से कौन से हार्मोन का स्त्रवण होता है, देखो अग्रपाली या एडिनो हाइपोफाइसिस, एक एक के नाम लिख देता हूँ मैं कौन कौन से हार्मोन। ठीक है, पहला है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या इसे बोल देंगे STH या ग्रोथ हार्मोन GH। ठीक है, दूसरा हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अपन बात करें पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्त्रावित होते हैं उनकी बात करें, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन भी दो प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन करेगा, एक तो है FSH, दूसरा है LH। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इनके कार्य अभी नहीं देख सकते। ठीक, तीसरा जो हार्मोन है वो है MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा हार्मोन कौन सा हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। इनके अलग अलग नाम और भी है लेकिन अभी। पांचवा हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये अग्रपाली से यानी जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली या एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पार्ट है उस पार्ट से इन 5 हार्मोन का क्या होता है, स्त्रवण होता है। जबकि पश्चपाली से सिर्फ 2 हार्मोन का स्त्रवण होता है। कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं। पश्चपाली से तो पश्चपाली से जो हार्मोन का स्त्रवण होता है कौन कौन से, एक तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, तो अपन बात कर रहे हैं कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि है उस पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से, अपना प्रश्न क्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला हार्मोन नहीं है। तो कौन कौन से हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित हो रहे हैं, तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन देखो सोमेटोस्टेरोन भी स्त्रावित होता है, अभी बात भी की थी। वेसोप्रोसिन, यानी वेसोप्रोसिन किसे कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्त्रावित हो रहा है, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ ADH हार्मोन। इस ADH हार्मोन को ही क्या कहते हैं, वेसोप्रोसिन हार्मोन।
तीसरा है थाइमोसिन हार्मोन। ये थाइमोसिन हार्मोन क्या है? ये थाइमोसिन हार्मोन जो हमारी थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि, इस थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। और चौथा ऑप्शन है गोनेडोट्रोपिक, यानी गोनेडोट्रोपिक भी हार्मोन स्रावित हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? स, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती, इस अवस्था को कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, हाइपरग्लाइसीमिया व दोनों। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती। अब इंसुलिन हार्मोन की बात करते हैं। देखो, इसके लिए भी अगला पेज। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन, इस इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर क्या करता है? जो ग्लूकोज से किसका निर्माण करता है? ग्लाइकोजन। यानी क्या कर रहा है? एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। यानी ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर रहा है? ग्लूकोज के स्तर को कम कर रहा है। कौन? इंसुलिन। अब ग्लूकोज के स्तर को कम कर रहा है तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज के स्तर को कम कर रहा है। यानी अपना प्रश्न क्या है पहले बताओ कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, इस अवस्था को कहा जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी तो आपको पता है कि ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो बढ़ना, हाइपर का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो हाइपरग्लाइसीमिया कहते थे। ग्लूकोज की मात्रा, हाइपर का मतलब बढ़ना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा। यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया कह देते हैं। ठीक है, डायबिटीज रोग की बात करते तो यहाँ पर डायबिटीज मेलाइटस की बात होती है। और डायबिटीज इंसिपिडस, ये जो एडीएच हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलाइटस। जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है उस रोग को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जबकि हाइपरग्लाइसीमिया इस अवस्था को कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है। अग्नाशय रस का स्त्रवण होता है अपने पहला ऑप्शन देखो, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका से, डेल्टा या गामा कोशिकाओं से, एसिनाई कोशिकाओं से। तो अपन ने पहले शुरुआत में अपन ने बात भी की थी। देखो दिखा देता हूँ मैं। अग्नाशय रस, अपने अग्नाशय ग्रंथि की थोड़ी बहुत बात की थी। ये देखो, तो अग्नाशय ग्रंथि की बात की थी। तो अग्नाशय ग्रंथि में अपन ने बात की थी कि अग्नाशय ग्रंथि क्या है? एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि। भाई मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा? क्योंकि ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं और बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करती हैं। यानी दो प्रकार के दो पार्ट बनाती है अग्नाशय ग्रंथि, दो भाग बनाती है। कौन कौन से? बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। और बहिस्रावी भाग में क्या पाई जाती है? एसिनाई कोशिकाएं पाई जाती, जो किसका स्त्रावण करती? अग्नाशयी रस का स्त्रावण करती। तो अपना जो आंसर है यही तो आ गया भाई। देखो भाई कि अग्नाशय रस का स्त्रावण होता है, कहाँ से होता है भाई? एसिनाई कोशिकाओं से।
कहाँ से हो रहा है? ऐसी नहीं, कोशिकाओं से। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? द आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, क्या सुमेलित करना है कि एक तरफ तो दे रखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी तरफ दे रखा है स्त्रावित होने वाले हार्मोन। यानी इन जो ग्रंथियां दे रखी, इन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन का स्त्रावण होता है उनकी बातें करेंगे। तो पहला है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन का स्त्रावण हो रहा है? सबसे पहले पीयूष ग्रंथि से जो अपन ने बात भी की थी कि जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि की जो पश्चपाली से 2 हार्मोन का स्त्रावण हो रहा था। कौन कौन से? ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को ही क्या कहते हैं? वेसोप्रेसिन हार्मोन। तो फर्स्ट का डी किस में है भाई? फर्स्ट का डी 2 ऑप्शन में। कितने में है? 2 में। दूसरा पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है किसका स्त्रावण करेगी भाई? पैराथायरॉइड ग्रंथि। और तीसरा है थायरॉइड और चौथा है थाइमस ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात करें तो पैराथायरॉइड ग्रंथि पैराथ हार्मोन, किसका? पैराथ हार्मोन का स्त्रावण करेगी। तो सेकंड में ए, दूसरे में ए, देखो इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। आंसर तो अपना आ गया स। क्या आएगा? स। और थायराइड ग्रंथि किसका? कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन का। इन थर्ड में सी, फोर्थ में बी। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? स आंसर। अगली बात, कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि? अब एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात करें, इस पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात करें तो पैराथायरॉइड ग्रंथि से एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथ हार्मोन का। पैराथार्मोन हार्मोन। इस पैराथार्मोन हार्मोन का स्त्रावण कौन करती है? पैराथायरॉइड ग्रंथि। ये पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और फॉस्फेट के उत्सर्जन को भी बढ़ाता है। यानी क्या करता है? हमारी जो हड्डियां होती है उस हड्डियों में ब्लड के अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। ब्लड में नहीं, हड्डियों में। तो क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है, जबकि फॉस्फेट के उत्सर्जन PO4 फॉस्फेट के उत्सर्जन को भी बढ़ाने का कार्य करता है। यहाँ तो अवशोषण कर रहा है, यहाँ उत्सर्जन कर रहा है। यानी कैल्शियम का तो अवशोषण, यानी कैल्शियम को तो हड्डियों की तरफ ला रहा है, जबकि फॉस्फेट को वापस हड्डियों से निकालने का कार्य कर रहा है कौन? पैराथ हार्मोन। ठीक है। दूसरी पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि से, पेज ले लेता हूँ, इस पीयूष ग्रंथि से एक पहला हार्मोन अपन ने बात की थी STH, जिसे अपन बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन हमारी जो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारी जो हड्डियां होती है और हमारी मांसपेशियां के विकास को क्या कर रहा है? प्रेरित करता है STH। अब थोड़ा इसको मैं लिख देता हूँ, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। थोड़ा शब्द को तोड़ के देखते हैं सबसे पहले। जैसे मैं ये शब्द, ठीक है, सोमेटो जहां भी आ जाए उसका अर्थ क्या होता है? काय का मतलब शरीर,
यानी जो सोमेटो शब्द है वो हमारे शरीर से संबंधित है, किससे, काय से। और ट्रोपिक का मतलब हो जाता है प्रेरित करने वाला। क्या है? प्रेरित करने वाला। यानी हमारे जो काय, जो शरीर, यानी जो शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा? STH या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और अगर इस हार्मोन की बाल्यावस्था में, यानी STH की अगर बाल्यावस्था में, अगर STH हार्मोन की बाल्यावस्था में अगर अधिकता हो जाती है तो इससे एक रोग होता है जिसका नाम है भीमकायता या अतिकायता या जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, ठीक है। अगर STH हार्मोन की बाल्यावस्था में अधिकता हो जाती है उसे कहते हैं, उस रोग को क्या कहते हैं? भीमकायता या अतिकायता। और वयस्क अवस्था में अगर, कब? वयस्क अवस्था या वृद्धि अवस्था में अगर इसकी क्या हो जाती है? अधिकता, तो उसे कहते हैं एक्रोमीगेली। एक्रोमीगेली। तो STH हार्मोन क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन, एक प्रकार से ग्रोथ हार्मोन, यानी हमारी ग्रोथ को, यानी हमारी वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है, अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन की अधिकता हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा? उस व्यक्ति का या उस बालक का शरीर के भीम का, यानी भीम के समान दिखाई देगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भीमकायता या अतिकायता या जाइजेंटिज्म बोल देते हैं। अगर वयस्क अवस्था में इसकी अधिकता हो जाती है तो उसे बोलते हैं एक्रोमीगेली रोग। एक्रोमीगेली क्या बोल देते हैं? एक्रोमीगेली। तो वयस्क अवस्था में STH हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? एक्रोमीगेली। जबकि बाल्यावस्था में STH हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो उसे बोलते हैं भीमकायता या अतिकायता या जाइजेंटिज्म बोल देते हैं। तो कौन सी ग्रंथि, अगर बात करें तो कौन सी ग्रंथि हड्डियों एवं मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित कर रही है? तो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित कर रही है पीयूष ग्रंथि। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि क्या करती? पैराथ हार्मोन का स्त्राव करती है। ये पैराथ हार्मोन क्या करता है? हमारी जो हड्डियां हैं उस हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है, यानी कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, यानी कैल्शियम की भरपूर मात्रा को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? पैराथ हार्मोन। फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ा लेता है, यानी फॉस्फेट को बाहर निकालने का कार्य करता है और कैल्शियम को अंदर लेने का कार्य करता है। कहाँ पर? हड्डियों में, ठीक है। तीसरी बात करते हैं अपन एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। इस अधिवृक्क ग्रंथि की बात कर लेते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, इसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, इस अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं एड्रिनल। क्या कह देते हैं? एड्रिनल। इसको थोड़ा नीचे ले लें। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कह देते हैं। अब एड्रिनल ग्रंथि, इस एड्रिनल ग्रंथि के दो पार्ट होते हैं। देखो कौन कौन से? जैसे कोई से भी इस बाहरी पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कहीं भी देख लेना, ठीक है। और जो अंदर वाला भाग है, इस अंदर वाले भाग को कह देते हैं मेडुला या
हिंदी में अगर इसकी बात करें, मेडुला या मध्यांश, कोर्टेक्स को हिंदी में कह देते हैं वलकुट। अब इन कोर्टेक्स वाले भाग से, यानी जो एड्रिनल ग्रंथि है, इस एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहा है? कोर्टेक्स या वलकुट कहा है, जबकि आंतरिक भाग क्या है? मेडुला या मध्यांश। इस कोर्टेक्स वाले भाग से 3 हॉर्मोन्स का स्त्राव होता है। कितने हॉर्मोन्स? 3 हॉर्मोन्स। कौन कौन से, वो भी बात कर लेते हैं। तो 3 हार्मोन कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। 3 हार्मोन, पहला हार्मोन है मिनरलो, कोर्टिकोइड्स। दूसरा हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। और तीसरा जो है उसे बोलते हैं अपन लिंग हॉर्मोन्स। इन 3 हार्मोन्स का स्त्राव किससे होता है? हमारे एड्रेनल ग्रंथि के बाहरी भाग से, जिसे अपन बोलते हैं वलकुट या कोर्टेक्स भाग। इस वलकुट या कोर्टेक्स वाले भाग से किसका? 3 हार्मोन का स्त्राव होता है, जबकि जो मेडुला वाला भाग है मध्यांश, इससे भी 2 हार्मोन का स्त्राव होता है। पहला एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। तो ये एड्रिनल ग्रंथि की थोड़ी मोटी मोटी सी चर्चा है इसके बारे में, ठीक है। अगला ऑप्शन है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि जो है थाइमोसिन हार्मोन का स्त्राव करती है, और ये थाइमोसिन हार्मोन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं इसको। तो बी क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। आंसर अपना हो जाएगा ब। आंसर क्या हो जाएगा? ब, पीयूष ग्रंथि। लास्ट अपना प्रश्न है 10वां कि कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक हार्मोन की बात की थी, पैराथार्मोन। ये पैराथार्मोन क्या करता है? हमारी जो हड्डियां होती है उसमें क्या करता है? कैल्शियम व फास्फोरस का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनका नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? हमारी पैराथार्मोन। और ये पैराथार्मोन हमारी पैराथायरॉयड ग्रंथि से, किससे? पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। और पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होने के कारण कैल्शियम व फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका स। तो ये थे दोस्तों आज के 10 प्रश्न। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, समझना है। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। तो उसका मैं आंसर दे दूंगा, चाहे अगली वीडियो में, चाहे मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर दे दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना है। कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। धन्यवाद।